वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस समय जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है, जहां पे मैंने ये लगन को लिखा हुआ है, ये चार्ट वही है जो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। अभी मैं इस चार्ट में कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगा और अब जो मॉडिफिकेशंस होंगे उसके बाद हम देखेंगे एक सरकारी पद पे बैठे हुए व्यक्ति का चार्ट बन जाएगा। उसमें और इसमें अंतर को समझाने के लिए इस वाले पर्टिकुलर चार्ट को अभी मिटाया नहीं है। ये जो जुपिटर है ना इस कुंडली में, इसको ध्यान रखेंगे। 28 डिग्री का लगन होने के कारण जुपिटर का एक नक्षत्र 3 नंबर की राशि में आता है। ठीक है, वो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी 3 नंबर की राशि है वो पुनर्वसु इस नक्षत्र को कहीं ना कहीं कैरी करती है। पुनर्वसु नक्षत्र को कैरी करने के कारण गुरु जब इस नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं तो 7th हाउस को एक बल मिल रहा है। कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जुपिटर मरक्यूरी की राशि में बैठ के कनेक्ट है और साथ ही साथ जुपिटर अपने नक्षत्र में भी कनेक्ट है। जब भी इस तरीके से फॉर्मेशन हो कि किसी भाव का जो मिड पॉइंट लॉर्ड है वो उसके साथ बैठा होता है ना, तो उसको एक बल मिलता है। इस कारण से भी यहाँ पे आपका जो बिजनेस वाला भाव है इसमें बल मौजूद है। अब मैं चार्ट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, है ना, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे प्लैनेटरी पोजीशंस सेम लगन कुंडली में चेंज होने पर एकदम से पूरी की पूरी सिचुएशन को चेंज कर देगी। काफी ज्यादा चीजें जो है वो एक जैसी रहेंगी, लेकिन ग्रहों की मूवमेंट किस तरीके से इसी पूरे चार्ट्स के अंदर गेम को बदल देती है ये अब आप देखने वाले हैं। तो चलिए अब इस चार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और ये एक ऐसा चार्ट बन जाएगा जो कि बहुत ही ऊंचा पद इंसान को दिला सकता होगा। यहाँ पे आ जाते हैं शुक्र, एक घर पीछे ले लिया हमने। यहाँ पे हम दे लेते हैं चंद्रमा को, यहाँ पे हम बिठा देते हैं मंगल को। ठीक है, ये हमने चार्ट को मॉडिफाई करना शुरू किया। इसके बाद हमारे पास बचता कौन कौन सा ग्रह है? हमारे पास बचते हैं राहु और केतु, तो इसको यहां से हटाया। राहु को हमने यहां पे बिठाया। अगर यहां राहु बैठेगा तो केतु कहां बैठेगा? यहां पे बैठेगा। ठीक है, इतनी पोजीशन सबसे पहले हम क्लियर करते हैं। देखिए अभी भी वही 9 नंबर का ही लगन है जो कि पहले था, उसको हमने कहीं पे भी चेंज नहीं किया है। अब आखिरी बचता है शनि, तो शनि जो है वो यहां पे बैठा हुआ दिखेगा। ये है शनि। ठीक है, डिग्री इसको भी लिख के दे दूं तो सूर्य जो है वो 10 डिग्री का मौजूद है इस समय। पिछले वाले में जो सूर्य था वो मौजूद था आपका ऑलमोस्ट 20 प्लस डिग्री पे, 24 डिग्री के आसपास। इस चार्ट में वो 10 डिग्री का मौजूद है। पिछले वाले वीडियो में आप जाके जो इसके पिछला वाला चार्ट था उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो, मैंने सारे कॉम्बिनेशन समझा दिए थे। यहाँ पे मुझे एक ही फैक्टर समझाना था जो अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ। अभी मैंने इसमें जुपिटर नहीं लिखा है, पूरी की पूरी गेम चेंज हो गई सिर्फ एक जुपिटर के दम पे। देखिए इस कुंडली में जुपिटर यहाँ पे बैठे। ठीक है, अब इस कुंडली का एनालिसिस करेंगे। पिछले वाला मैंने आपको जस्ट बता दिया और आई बटन में आपको वीडियो लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हो। वो जो जातक थे वो बिजनेसमैन थे, ये जो है ये सरकारी नौकरी करेंगे। ठीक है, अभी नाम नहीं बता रहा ये किसकी कुंडली है, आखिरी में देखेंगे कि कैसे यहां पे एक इंसान पद तक चला जाएगा। ये है भावचलित कुंडली। भावचलित कुंडली में यहां पर भी ग्रहों ने अपनी स्थितियों को बदला। ठीक है, तो कुछ हद तक मंगल जो है वो भावचलित में 7th हाउस में आ गए। साथ ही साथ जो गुरु और केतु हैं भावचलित में वो 8th हाउस में आ जाएंगे और सूर्य और बुध जो है वो भी एक घर पीछे चले जाते हैं। ठीक है, ये भावचलित कुंडली बनती है। अब देखिए सिचुएशन जो इसके जस्ट पिछले वीडियो में था, वहां पे था 16 डिग्री लिब्रा, अभी हो गया 17 डिग्री लिब्रा। यानी अभी भी 10th हाउस में राशि किसकी आएगी? शुक्र की राशि आएगी, तुला राशि आएगी।
पिछले वाले में तो मैंने कह दिया कि तुला राशि है, व्यापार होगा, लेकिन देखिए वहां पे व्यापार के लिए कितने सारे कॉम्बिनेशंस काम कर रहे थे। ठीक है, यहां पर व्यापार नहीं हुआ, यहां पे जो है एक सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। अब वो नौकरी किस लेवल की होगी ये आप लोग ही सोचना। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं, यहाँ पे सरकारी नौकरी होगी। कॉम्बिनेशंस को अब हम लेके चलेंगे, कॉम्बिनेशंस यहां से ही देखे जाएंगे। सूर्य जो है वो कहाँ के लॉर्ड है, वो लॉर्ड है 9th हाउस के। सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं लगन, सबकॉन्शियस माइंड जो है 28 डिग्री ही है यहाँ पर भी, इसलिए सूर्य ही रहेंगे। तो सूर्य अपने साथ क्या कैरी कर रहे हैं, सूर्य कैरी कर रहे हैं अपने साथ 9th हाउस। फादर कुछ हद तक थोड़ा सा रिलीजन है ना, 9th हाउस जो होता है वो रिलीजन का फैक्टर भी होता है और फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ सरकार को भी रिप्रेजेंट करता है। इस सूर्य का कॉम्बिनेशन है किसके साथ, बुध के साथ। ठीक है, अब मरक्यूरी लॉर्ड है कहां का, 7 का और 10 का। ठीक है, 7th हाउस जो है उसे हम कहते हैं व्यापार का भी और इसे हम कहते हैं पद प्राप्ति का भी। तो पद प्राप्ति जो है वो किस्मत से जुड़ी हुई है, पद प्राप्ति किस्मत से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ 10th हाउस जो है वो है आपका स्टेटस, वो भी कहीं ना कहीं 9th हाउस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन यहां भी पूरा होता है। दूसरी बात, मैंने कहा था कि सूर्य और बुध में देखेंगे तो बुध सूर्य के लिए न्यूट्रल है। ठीक है, प्लस तात्कालिक रूप से दुश्मन है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा क्या है, नेगेटिव है। बुध जो है वो सॉफ्ट प्लैनेट है, सूर्य जो है वो हार्ड प्लैनेट है। तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई होगी तो पिटेगा कौन, जो थोड़ा सा कमजोर होगा। इसका मतलब है मैरिज जो है उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। इंसान अगर बहुत बड़े पद पे बैठा हो या बिजनेस में हो, दोनों में वो सिचुएशन होती है, फैमिली को इतना अच्छा टाइम थोड़ी ना दे सकते। तो ये वाले कंडीशन, ये कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा नेगेटिविटी अगर ट्रांसफर होती है तो वो बुध की तरफ जाती है, लेकिन बुध उसको कंट्रोल कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो बुध की ही राशि में बैठा है, मकान मालिक है वो, इसलिए वो सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। ये एक चीज। पिछले वाले चार्ट में इसी सूर्य के साथ राहु बैठ गए थे, जो कि सूर्य को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, और चंद्रमा आ गए थे जो अमावस्या को बना के कहीं ना कहीं मन को भी थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। अब ज्यादा परेशानी किसमें होती है, जाहिर सी बात है जब हम बिजनेस करते हैं तो वहां ज्यादा परेशानी होती है, वहां बहुत ज्यादा कड़े फैसले लेने के लिए इंसान में एक बहुत अलग जज्बा होना चाहिए था। पिछले वाले चार्ट में वो जज्बा मौजूद था। तो ये कॉम्बिनेशंस को आप रीड करेंगे, पद प्राप्ति में किस्मत साथ दे रही होगी, और कहीं ना कहीं 10th हाउस आपका जो स्टेटस होता है उसमें आपको किस्मत का साथ मिल रहा होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग इस तरीके से रीड किया जाएगा। अब अगला कॉम्बिनेशन देख लीजिए, इस कॉम्बिनेशन को लेकर देखें, जुपिटर प्लस केतु, जुपिटर प्लस केतु। केतु जो है वो सूर्य की राशि में बैठे हैं तो सूर्य की तरफ प्रभाव करेंगे, या केतु इंडिविजुअल प्रभाव कर ले, लेकिन वो आएगा किससे, 9th हाउस से, क्योंकि एक ही राशि है सूर्य के पास जिसको वो रूल करते हैं। इसीलिए यहां पे ये कॉम्बिनेशन 9th हाउस का फैक्टर बनेगा। जुपिटर कहाँ के हैं, पहला और चौथा, तो 1 और 4, पहले और चौथे को यहाँ पे 9th हाउस का सपोर्ट मिल रहा है। 9th हाउस इज अ हायर लर्निंग, हायर नॉलेज। साथ ही साथ पहला और 9वां का मतलब है कि जातक जो होगा वो बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा ज्ञानवान होगा, उसकी विद्या का टंका जो है पूरी दुनिया में बच सकता है। 1 और 9, फर्स्ट इज अ सेल्फ, 9th इज अ हायर लर्निंग। और जुपिटर कारक है किसका, ज्ञान का। तो ज्ञान का कारक होके अब जुपिटर अगर यहाँ कनेक्ट होता है या फिर नीचे भी आता है, दोनों ही कंडीशन में बहुत हायर नॉलेज दे देगा, ये देगा। चौथा और 9वां जो कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है 9th हाउस कहीं ना कहीं सूर्य से जुड़ा है, सरकार से जुड़ा है, तो सरकार रहने के लिए घर भी दे सकती है। 4 और 9, पिछले वाले में हम कॉम्बिनेशन जब देख रहे थे तो 4 और 9 का नहीं था, वहां था 1 और 5, 4 और 9। ठीक है, 4 और 9 भी कहीं ना कहीं त्रिकोण और केंद्र का है, केंद्र और त्रिकोण का मिलना ये भी सपोर्ट करता है धन देने में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे धन देने का योग नहीं बन रहा, ये कॉम्बिनेशन धन देने का योग बनाता है, लेकिन केतु जो है ना वो पृथकतावाद का ग्रह है, उसका काम है कि मोह माया त्याग हो, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को नहीं मानता,
इस कारण से यहाँ पे धन योग जो बनेगा वो इतना प्रबल धन योग नहीं बनेगा केतु के होने के कारण। अगर ये योग सूर्य से बनता तो बन जाता। केतु जो है वो चीजों को दूर हटाना चाहता है, इस कारण से यहाँ पे जो सिचुएशन बनेगी ये धन योग तो बनेगा, लेकिन धन फिर भी अपने पास नहीं आ सकता क्योंकि केतु जो है सेपरेटिस्ट नेचर का प्लेनेट है। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से रीड किया जाएगा। बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन की। यही कॉम्बिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। एक तो ये कि वीनस मून, इसके बाद आएगा मून मार्स, और एक कॉम्बिनेशन बन सकता है यहाँ पे वीनस प्लस मार्स का। ठीक है, इतने कॉम्बिनेशन यहाँ पे 8th हाउस में अष्टम भाव में बने हुए हैं। अष्टम भाव जो होता है वो अनसर्टिनिटी का होता है, रात को सोए थे और सुबह लॉटरी निकल गई। ठीक है, होगा यहाँ पे इस जातक की कुंडली में यही होगा, देखना आप। शुक्र और चंद्रमा, इस कॉम्बिनेशन को रीड करना चाहेंगे तो क्या रीड करेंगे, दिस इज अ 11th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस, और साथ साथ 6th हाउस का लॉर्ड है, 6th हाउस, प्लस ये क्या है 8th हाउस का ही लॉर्ड है, सिर्फ 8th हाउस। मंगल के पास एक ही राशि आती है, सॉरी मंगल नहीं, चंद्रमा, चंद्रमा के पास एक ही राशि आती है और वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। शुक्र जो है चंद्रमा की राशि में बैठेगा तो वो थोड़ा सा शत्रु सा महसूस करेगा, शत्रुता महसूस करेगा। दूसरी चीज कि चंद्रमा के घर में बैठ गया तो चंद्रमा के साथ भी तात्कालिक दुश्मन हो गया। इस कारण से शुक्र का यहाँ बैठ जाना जो है ना वो मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस में कमी दिखाएगा, मैरिज लाइफ की हैप्पीनेस में कमी दिखाएगा। रीजन क्या है कि वो शत्रु के घर में बैठ गया है। लेकिन कारण क्या बनेगा, कारण ये बनेगा कि आप इतने बिजी हो जाओगे प्रोफेशन में कि आप टाइम ही नहीं दे पाओगे, इस कारण से ऐसी चुनौती आएगी। जो पार्टनर है वो उच्च का है, समझता है चीजों को, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैरिटल सिचुएशंस जो है ओके ओके होंगी, ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारियां, काम की जिम्मेदारियां मैरिटल लाइफ को, 8th हाउस को, हैप्पीनेस ऑफ द मैरिज को डिस्टर्ब करेगी शुक्र के होने के कारण। शुक्र प्लस चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है 11 एंड 8 का, अनसर्टेन एंड गेन्स, अनसर्टेन एंड गेन्स। देन 6th एंड 8th, 6th एंड 8th का मतलब क्या हुआ, विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग क्यों, छठा, और जहां बैठा भी कहाँ है, 8वें घर में जाकर, 8वें के स्वामी के साथ, और छठा घर जो है उसका स्वामी क्या हो गया, ढेर हो गया, कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो दुश्मन के घर में बैठा और दुश्मन भी उसके साथ बैठा। तो आप समझ सकते हो 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो वीक पड़ जाएगा। वीक पड़ने के कारण जातक जो है उसका जो 6th है, करेज है, वो थोड़ा सा, ये संघर्ष है, वो चीज जो है उसको हेल्प तो करेगी लेकिन वो बहुत ज्यादा अपना साहस नहीं दिखा पाएगा। एक जो लेवल ऑफ कंपटीशन होता है ना, लेवल ऑफ कंपटीशन वो नहीं दिखा पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा शत्रु राशि में होकर वीक हो रहा है। लेकिन कंपटीशन में वीकनेस के बावजूद भी उसमें लाभ है, अनसर्टेन गेन है। थोड़ी सी जो लॉस है वो किस मामले में, कि जो गेन्स होने चाहिए उतना गेन्स भी नहीं बना सकता, जितना गेन्स होना चाहिए, 11th हाउस के भी लॉर्ड है ना, तो उतना गेन्स नहीं बना सकता। ये पहला रीजन है कि शुक्र क्योंकि उतना गेन नहीं बना सकता और वो उतनी करेज नहीं दिखा सकता, इस कारण से जातक को व्यापार में नहीं लेके जाया जा सकता। अगर बिजनेस में जाएंगे तो बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। इवन दो हमने देखा था कि वीनस की ही राशि कहीं ना कहीं इस भाव के अंदर आ रही थी, 17 डिग्री लिब्रा आ रहा था, उसके बावजूद भी ये सिचुएशन बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जातक कोई कमजोर है, जातक बोल्ड डिसीजंस लेगा, बोल्ड डिसीजंस लेगा मंगल होने के कारण। ये भी नहीं है कि मंगल नीच का है तो बस वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले सकता, ले सकेगा क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठा है। इस कॉम्बिनेशन में भी आएंगे। 8 और 11 को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो राज छिपा है जो मैं आखिरी में बताऊंगा कि कैसे इस कॉम्बिनेशन ने सारा खेल बदल के रखा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए चंद्रमा और मंगल की तरफ। चंद्रमा फिर क्या है, 8th हाउस का लॉर्ड है, मंगल क्या है, 5th हाउस का लॉर्ड है, और साथ ही साथ है 12th हाउस का लॉर्ड। ठीक है, अब आप समझो कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। 12th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस तीनों के कॉम्बिनेशंस पूरे हो रहे हैं। कंप्लीट विपरीत राजयोग बन गया, कंप्लीट विपरीत राजयोग। 6, 8, 12 के स्वामी एक साथ मिल जाएं और बैठ जाएं और उसके बाद कहीं ना कहीं वो पीड़ित हो जाए। मंगल हो गया नीच राशिस्थ, हो गया पीड़ित, इतना काम उसने कर दिया। लेकिन एजुकेशन से 5th हाउस से उसका स्वामी आगे गया है और सुख भाव में गया है,
और साथ ही साथ चंद्रमा के साथ बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है, दो सॉफ्ट प्लैनेट्स हैं उनके साथ बैठा है। एजुकेशन बहुत अच्छी, बहुत हाई लेवल का फाइन नॉलेज मिल जाएगा, रिसर्च तक इंसान कर जाएगा। ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 8 और 5 का कॉम्बिनेशन है, इस कारण से बहुत ही ब्रिलियंट माइंडेड पर्सन होगा, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा। 8 और 12 का कॉम्बिनेशन है, यह है विदेश, यह अनसर्टेनिटी, विदेशों से जुड़ के काम होंगे, अनसर्टेनली ये होंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन करा देगा। अब 6 और 12 के कॉम्बिनेशन को भी रीड कर लेते हैं फटाफट से। ये है 11,6 और ये है 1,5। इस कॉम्बिनेशन में खुद का गेन होगा फर्स्ट हाउस, सॉरी दिस इज 12,5। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में एक गेन भी होगा, खुद का गेन भी होगा और एक लॉस भी होगा, दोनों कॉम्बिनेशन आएंगे। गेन क्यों होगा और लॉस क्यों होगा इसको भी समझाऊंगा। 11 और 12 आपस में जुड़ रहे हैं, लाभ और हानि आपस में जुड़ रहे हैं, लाभ और हानि आपस में जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हानि होने के लिए लाभ होना जरूरी है। लाभ और हानि आपस में जब भी जुड़ रहे हो, हानि होने के लिए लाभ होना जरूरी है। यह फर्स्ट कॉम्बिनेशन कि लाभ पहले होगा उसके बाद हानि होगी। ठीक है, दूसरा है 6-12। 6-12 का मतलब है आपका जो 6th हाउस है, कॉम्पिटिटिवनेस है वो, और 12th हाउस होने के कारण उसमें आपको परेशानी आ जाएगी, कॉम्पिटिटिवनेस में परेशानी आएगी 6 और 12 के कॉम्बिनेशन में। लेकिन विपरीत राजयोग है, इसीलिए रिजल्ट्स करेंगे, 6 और 12 भी रिजल्ट्स करेंगे। फिर साथ साथ 11 और 5, 11 और 5 का कॉम्बिनेशन है जो इस इंसान को खड़ा कर दिया। ये कॉम्बिनेशन है जिसने इसको खड़ा किया और ये कॉम्बिनेशन है जिसने उसको आगे बढ़ा दिया। देखिए 11 क्या है, लाभ है, गेन से ये गेन किसके साथ जुड़ रहा है, नॉलेज के साथ जुड़ रहा है, नॉलेज के साथ जुड़ रहा है। ये क्या है आपके लिए, एजुकेशन, आपका नॉलेज। इस कॉम्बिनेशन ने आपकी जो नॉलेज है उसके दम पे आपको गेन मिला। ठीक है, इन्होंने फाइनेंस की लाइन में बहुत अच्छी पढ़ाई करी, इसलिए इनको ये गेन मिला। ये गेन जो मिलेगा, जो लाभ मिलेगा, वो नुकसान का कारण बनेगा। जो लाभ मिलेगा, गेन, वही नुकसान का कारण बनेगा। 11 कनेक्टेड टू 12th, तो इनको इनकी एजुकेशन से लाभ मिला, इनको लेकर आया गया, इनको एक ऊंचे पद तक पहुंचाया गया। उसके बाद में ये जाके प्रॉब्लम खड़ी हो गई। कैसे, इसको देख लेते हैं, फिर हम एक आखिरी कॉम्बिनेशन पे भी चलेंगे। वो कॉम्बिनेशन इसलिए है, ये जो गेन है, इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे काम किया। फाइनेंस मिनिस्टर, अब आप समझ गए कि कुंडली किसकी, अब कुछ राज बचा नहीं। ये आदरणीय मनमोहन सिंह जी की कुंडली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करने के लिए उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी थी, देश के हालात खराब थे, ये सामने आए फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए लाभ और विद्या, 5 और 11, दिमाग से इंसान ऐसा गेन क्रिएट करने की क्षमता रखता था, भारत को बाहर निकाल लाया इस कॉम्बिनेशन ने। लेकिन यही 11 और 12 का कॉम्बिनेशन भी वेट कर रहा था और ये वेट यहां से कर रहा था। 11 और 8 अनसर्टेन गेन, क्या हो गया, अचानक से रातों रात प्रधानमंत्री पद मिल गया, जबकि पोटेंशियल कहीं भी नहीं आ रहा ना। एडमिनिस्ट्रेशन वाला को जो पोटेंशियल चाहिए, वो मंगल का जो करेज चाहिए, वो पूरा नहीं हो पा रहा। वो पूरा नहीं होने के कारण अथॉरिटेटिव पोस्ट पे बैठने के बाद जो देश के अंदर हालात बने, उसने क्या करा दिया, इमेज को नुकसान करा दिया। ठीक है, जबकि गेन्स हुए थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के पॉइंट पे, इस कारण से बहुत एक अच्छी इमेज बनी और ऊपर उठा दिया गया। मैंने कहा था कि 6 वाला फैक्टर जो है वो वीक आ रहा है, इसीलिए वो कहीं से भी चुनाव लड़े तो जीत नहीं सकते थे। लेकिन क्या कंडीशन है, कहीं ना कहीं एक अनसर्टेन राजयोग की तरीके विपरीत राजयोग काम कर रहा है, इसलिए उनको कभी कोई चुनाव लड़ना ही नहीं पड़ा, बिना चुनाव लड़े ही उनको जीत हासिल हुई। 6-12, 6-11 ये कॉम्बिनेशन के दम पर, और 8 मिल जाने के कारण अनसर्टेनली गेन्स हो रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो कि कुंडलियां कितनी बारीकी के साथ काम करती हैं। ये सब हो गया, अब एक कॉम्बिनेशन और बचा है इन सब के साथ, क्योंकि शनि उसको वक्रता के साथ देखता भी है, तो शनि के कॉम्बिनेशन को इनके साथ और जोड़ लेते हैं। वीनस पे अगर शनि का एस्पेक्ट आ रहा है तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, लाभ 7-7, 6, 2 और 3,
ये है आपका लाभ, ये है आपका करेज। यही वो इंसान था जिसने कि आपकी न्यूक्लियर डील साइन करते वक्त भी कर लिया कि जा रही है कम्युनिस्ट पार्टी तो चली जाए मगर साइन होगी तो होगी। थर्ड हाउस इज अ करेज एंड 11th हाउस इज अ गेन, करेज का लाभ हो रहा था। यही इंसान था जब हम मिला था कि भाई देश के अंदर आर्थिक हालात बहुत खराब है, बहुत बड़े कठोर फैसले लेने पड़ेंगे, तो 3 और 11 मदद कर रहे थे, काम बन रहा था। 6 और 3 ये भी विपरीत राज्यों की तरह काम करेंगे, इसलिए वहां पे भी वो चीज हो पा रही थी। साथ ही साथ 6 और 2 का कॉम्बिनेशन है। 6 और 2 का कॉम्बिनेशन होने के कारण आर्थिक तौर पे बहुत ज्यादा तो हाईनेस नहीं मिल रही, लेकिन ठीक ठाक मिल रही है। शनि भी सेकंड हाउस में बैठा है, बहुत ज्यादा अपार धन नहीं बना रहा है यहाँ पर, भले वो वहां का स्वामी हो मगर वक्री है। ये कॉम्बिनेशन समझ में आया। इसके बाद अगला कॉम्बिनेशन शनि बनाएगा मंगल के साथ भी और चंद्रमा के साथ भी। अब इसको भी देखें, 3 और 2 और 3 ये शनि है कॉम्बिनेशन। अब मैं बनाता हूं चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के साथ बना दिया, ये कॉम्बिनेशन बन गया 8th का। 3rd और 8 ये आपस में भी विपरीत राज्यों की परिस्थिति है। अगेन 3rd और 8 में एक कॉम्बिनेशन बन रहा है और थर्ड हाउस में बैठा कौन है? राहु। ठीक है, यानी कि शनि के अंदर राहु का भी फैक्टर मौजूद है। ये कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो ये अनसर्टेनिटी ऑफ पावर है। थर्ड हाउस इज ए करेज है, अनसर्टेनली उनको एक करेज भी मिल रहा है और अनसर्टेनली उन्हें पावर भी मिल रही है। सेकंड और इस कॉम्बिनेशन के कारण अचानक से प्रधानमंत्री पद में भी हेल्प मिली, क्योंकि राहु के बिना राजनीति मुमकिन नहीं है। ये एंट्री मिली उनको राजनीति के अंदर, वो इस कॉम्बिनेशन के बिना मुमकिन नहीं थी। अब आया है शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन, सैटर्न प्लस मार्स। इस कॉम्बिनेशन को रीड करेंगे 2/3, और ये कहाँ का स्वामी है? 12th हाउस और 5th हाउस का, तो ये +5 और 12। इस कॉम्बिनेशन को जब हम रीड करेंगे, ये कॉम्बिनेशन भी थोड़ा सा ट्रिकी कॉम्बिनेशन में की एक है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी भाव डायरेक्टली कोई बड़ी चीजों को नहीं दर्शाते, लेकिन 2 और 5 का कॉम्बिनेशन देख लीजिए। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, 2 है वाणी स्थान, यह है वाणी स्थान और यह है विद्या स्थान। ठीक है, 2 और 12 का जो है वो है वाणी का खर्चा, वाणी का खर्चा। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा था? ये कॉम्बिनेशन हेल्प कर रहा था उनको टीचिंग के अंदर। वो एक लेक्चरर बन के आए थे, टीचर बन के आए थे। ये वाला कॉम्बिनेशन है 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। कम्युनिकेशंस के हिसाब से सेकंड हाउस बोलचाल के लिए और 5th हाउस ज्ञान के ऊपर बातचीत। ये कई बार विख्यातों जो बड़े बड़े हमारे प्रोफेसर्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। 2 और 5 के कॉम्बिनेशंस के कारण नॉलेज है, नॉलेज का स्प्रेड करना होता है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिसने पहले उनको एक टीचर बनाया था, उसके बाद वो धीरे धीरे बाकी के कॉम्बिनेशन से मैच होते होते तक एक पोस्ट तक चले गए। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो ये पूरी कुंडली किस तरीके से काम कर रही थी, कैसे योग काम कर रहे हैं। इस कुंडली में ये जातक बिजनेस में क्यों नहीं आया? अब ये आखिरी सवाल है, जहां से हमने कहानी शुरू की थी वहीं पे लाके खत्म कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन इसलिए ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि इसके अंदर जो जुपिटर है वो 7th हाउस को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, बल्कि सर्विस का हाउस एक्टिवेट हो रहा था। सर्विस का हाउस कैसे एक्टिवेट हो रहा था, इसको समझने के लिए अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन, इसको आप ध्यान से देख लें या फिर आप इस कॉम्बिनेशन को ध्यान से देख लें। ठीक है, इतने ही कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगा। 2 नंबर की राशि है, इसके अंदर कौन कौन से नक्षत्र आ सकते हैं? एक नक्षत्र आता है सूर्य का, जो कि शुरुआत में निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नक्षत्र आता है चंद्रमा का और इसके बाद नक्षत्र आता है मंगल का। लास्ट लास्ट की डिग्री भी होती है तो शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन काम कर देगा, और यदि आखिरी आखिरी की डिग्री नहीं है, बीच की डिग्री है, तो उस कंडीशन में शुक्र और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन काम करेगा। जब ये दोनों ही कंबाइंड होंगे तो ये 2 नंबर की राशि है, मतलब शुक्र का घर है, और इसके अंदर का नक्षत्र मिड पॉइंट लॉर्ड जब उसके साथ कनेक्ट हो जाता है तो वो क्या डेवलप करेगा? उस हाउस को एनर्जाइज कर देगा। इस कारण से यहाँ पे 7th हाउस की जगह 6th हाउस जो है वो एनर्जाइज हो गया, और 6th हाउस एनर्जाइज होने के कारण आपको ये देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं इनको सर्विस की तरफ ज्यादा लेके जाना था। दूसरी चीज, 7th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड जुपिटर जो है इस कंडीशन में वो केतु के साथ कनेक्ट हो गया,
और केतु मैंने कहा कि वो त्याग की तरफ दिखाता है, इसीलिए जो 7th हाउस है उसमें एक त्याग की भावना जागृत हुई। यहाँ पे बिजनेस मुमकिन नहीं था, नहीं तो फिर लाभ नहीं हो सकता था, लेकिन जो सर्विस है वो वाला कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाने के कारण इनको कहीं ना कहीं एक ग्राउंड मिलता है कि ये सर्विस कर पाए, जॉब कर पाए, और जॉब में ये सारी अनसर्टेनिटीज थी जिन्हों के कारण वो सबसे हाईएस्ट पद, प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाए। तो इस तरीके से किसी भी चार्ट्स को समझा जाता है। हमने ये भी देखा था कि राहु मिड पॉइंट लॉर्ड था 10th हाउस का, जो कि राजनीति को दर्शाता है। पर्टिकुलर लास्ट चार्ट के अंदर जो हमने देखा था वहां पे राहु सूर्य के साथ तो था, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में ना तो सूर्य था ना राहु था। यहाँ पे देखिए राहु जहां बैठा है वो उसका कोरूलर भी माना जाता है, यहाँ पे उसका नक्षत्र भी आता है शतभिषा, और यहाँ पे बैठ जाने के कारण राहु के उसमें जो आत्मा है यानी कि 10th हाउस का मिड पॉइंट लॉर्ड है वो ज्यादा फ्रेंडली है, ज्यादा हैप्पी है। उसने अपने डोमेन राजनीति के अंदर ले जाकर एक अपार सफलता दिला दी इस एक कॉम्बिनेशन के दम पर। तो इस तरीके से कई बार सेम लगन एक जैसे दिखने वाले चार्ट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आपको सब यकीन होने लगेगा कि कैसे ग्रहों की स्थितियां बदलती हैं और उसके कारण एक जैसे दिखने वाले चार्ट्स भी अलग अलग रिजल्ट्स को कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सूर्य और बुध बैठे हैं एक वही योग है, योग कहीं और भी छिपे हो सकते हैं जिसे हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है। उसके दम पे हम समझ पाते हैं कि ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे लिए क्या हो सकता है। धन्यवाद।